हेलो, दिस इज आनंद एंड वेलकम टू वेदांता डिजिटल लर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बिगिनर्स के लिए, साथ ही जो रेगुलर यूजर हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का गुण और विशेषता, फिर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन, और सबसे लास्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो वो है चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि 19th सेंचुरी में बना था। उसके बाद है हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, तो वो है अगस्ता एडा बायरन, जो कि पहले प्रोग्रामर भी जानी जाती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर 100% एक्यूरेसी के साथ आउटपुट प्रोवाइड करता है, और ये मिले हुए आउटपुट को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यूजर के थ्रू डाटा फीड किया गया इनपुट डिवाइस, जो कि हमारा कीबोर्ड और माउस है, और कंप्यूटर प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर हम आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। और इन सारे प्रोसीजर को हम लोग आईक्यू साइकिल का नाम देते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के गुण और विशेषता के बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर में हम लोग जो भी डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसे बहुत स्पीडली प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है, और जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। मतलब कि कंप्यूटर तब तक गलती नहीं करता जब तक कि यूजर कुछ गलत इनपुट ना करे। मतलब कि यूजर की इनपुट के अनुसार कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद है अगला हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में पहले से ही मेमोरी लगे हुए होते हैं, जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। उसके बाद अगला है हम लोग का वर्सेटिलिटी। इसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। यह एक बार में मल्टीपल काम कर सकता है, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे यदि आप अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है कि यह कभी भी काम करते समय थकता नहीं है, यानी कि थकान महसूस नहीं करता है। यह घंटों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। इसके द्वारा आप जितने भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवाना चाहें, आप इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। यह आपके सभी इंस्ट्रक्शन को बिना रुके और बिना स्पीड कम किए सभी टास्क को पूरा करता है। उसके बाद अगला आपका आता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर के पास मेमोरी होता है जिसमें सारा डाटा स्टोर रहता है। हमें जब भी डाटा की आवश्यकता पड़ती है, तब हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा को रिकॉल कर सकते हैं। इसमें जितने भी डाटा स्टोर होते हैं वे सभी तब तक डिलीट नहीं होते जब तक हम मेमोरी से डाटा को डिलीट ना करें, या फिर जब तक मेमोरी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी कि कंप्यूटर के पास याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यह था हम लोग का कंप्यूटर की विशेषता गुण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है?
तो ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, जैसे एयर, वाटर, हार्ट बीट या फिर प्रेशर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जैसे स्पीडोमीटर, ये आपका एग्जांपल है, वोल्टमीटर, वॉल क्लॉक और थर्मामीटर, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज में ही वो रिप्रेजेंट करके रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद अगला है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करता है, तो ये जो क्वांटिटीज है उसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके एग्जांपल है डिजिटल थर्मामीटर और वॉल क्लॉक। डिजिटल थर्मामीटर आप देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर को मेजर करके वो नंबर में, डिजिट्स में शो कर रहा है। अगला कंप्यूटर हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। ये कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटली रिप्रेजेंट करने का काम करती है। एग्जाम्पल में हम लोग का है ईसीजी मशीन, इसमें इनपुट होता है आपका हार्ट बीट, जो कि एनालॉग सिग्नल है, और उसको प्रोसेस करके मॉनिटर पे डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग साइज के बेसिस पे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसको कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको पीसी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर आकार में छोटा होता है, जिस पर एक बार में कोई एक ही यूजर काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है, और इनका जो यूज है हम लोग बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री इत्यादि में करते हैं। इनका एग्जाम्पल है डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, होमटॉप इत्यादि हैं। इसके बाद जो हम लोग का अगला कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिस पे एक साथ 4 से 200 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसको हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है। मतलब कि जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इसका जो यूज है वो स्मॉल बिजनेस में किया जाता है, बैंक में होता है। इसके बाद जो हम लोग का अगला है वो है मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो कि साइज में काफी बड़ा होता है और ये काफी एक्सपेंसिव होता है, जिसपे कि एक बार में थाउजेंड्स यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इनका जो यूज है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में किया जाता है। इसके बाद जो अगला कंप्यूटर है वो है हम लोग का सुपर कंप्यूटर। जैसा कि हम इसके नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर किसी आम कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही तेज होता है। इसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर से बहुत ज्यादा तेज होती है। सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग और बड़े बड़े काम करने के लिए करते हैं। इसमें कई सारे प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी कार्य करने की क्षमता काफी तेज हो जाती है। इसकी स्पीड एक आम कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होती है। इसे ज्यादातर भारी और जाता है। इसका उपयोग हम लोग मौसम के पूर्वानुमान और भी कई बड़े बड़े कामों में करते हैं। अभी तक के टॉपिक में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या प्रॉब्लम है, तो आपको जो ई-नोट्स प्रोवाइड कराया गया है उसमें आप उसको और डीपली और ब्रीफली जान सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग आपका हार्डवेयर कहलाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम लोग टच और फील कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग टच या फील नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम होता है जो कि आपके डिस्क में अवेलेबल होता है। उसके बाद जो आपका हार्डवेयर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है आपका पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। और सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक डेफिनेशन से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो बॉडी होता है और जो सॉफ्टवेयर है वो उस बॉडी का सोल होता है, आत्मा होता है। अब हम लोग आइए हर एक पॉइंट को बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहला है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस का यूज हम लोग रो डाटा को फिल करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, पेन ड्राइव,
बारकोड रीडर इत्यादि। फिर आपका आता है आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? तो जो आउटपुट डिवाइस है वो यूजर के थ्रू दिए गए डाटा को एक प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर इत्यादि। फिर आपका आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि कई तरह के काम करता है और इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला पार्ट है इसका ALU, दूसरा है CU और MU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि CU के द्वारा दिए गए डाटा के ऊपर काम करता है। फिर है आपका CU, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। फिर आपका लास्ट पार्ट आता है MU, मेमोरी यूनिट, जो कि सभी डाटा को फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रखता है। जानते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, वर्डपैड, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर इत्यादि, क्योंकि ये सभी किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद है अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, साथ ही इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि भी इसके और भी एग्जांपल हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग रो डाटा फिल करने के लिए करते हैं। तो कीबोर्ड्स पे कई सारे बटन्स होते हैं, तो अब हम लोग हर एक बटन्स को ब्रीफली जानेंगे, समझेंगे किसका क्या काम है, क्या यूज है। सबसे पहले आपका आता है फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड पे टॉप पे होता है, जो कि F1 से F12 तक होता है। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिक कीज, जो कि F1 से नीचे होता है, जो कि 1 से 0 तक होता है। उसके बाद है आपका स्पेशल कीज, फिर लॉक कीज, फिर न्यूमेरिक पैड जो कि आपके राइट साइड में होता है। फिर आपका आता है अल्फाबेट की, जो कि A to Z होता है। फिर आता है आपका एरो कीज, जो कि बॉटम में होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल कीज से, जो कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्पेस बार। इसका यूज हम लोग 2 कैरेक्टर या वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए करते हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हमने कोई वर्ड लिखा, उसके बाद अगला वर्ड लिखने के लिए हम लोग को स्पेस देना होगा, ठीक है। फिर अगला वर्ड लिखने के लिए या कैरेक्टर लिखने के लिए हम लोग स्पेस का यूज करते हैं। और ये जो स्पेस होता है वो आपका 0.1 इंच का होता है, 1 इंच। इसके बाद अगला की आपका बैक स्पेस की, जिसका यूज हम लोग किसी भी कैरेक्टर और वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। इसका भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये लर्निंग है और इसका स्पेलिंग आपका बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बैक स्पेस का यूज कीजिएगा, जो कि लेफ्ट साइड से आपका कैरेक्टर को डिलीट करेगा। उसके बाद जो भी आपका सही वर्ड है वो आप टाइप करेंगे। इसके बाद हम लोग का अगला की है इंटर की, जिसका यूज हम लोग किसी भी लाइन और पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको लाइन चेंज करना होगा, तो उस केस में हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और जो अगला लाइन होगा वो हम लोग लिखेंगे। डिजिटल लर्निंग। इसके बाद फिर आपको चेंज करो तो फिर आप इंटर प्रेस करके फिर आप लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए मेरे पास पहले से कुछ पैराग्राफ है, उसको हमको ब्रेक करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास पैराग्राफ है, हमको यहाँ से ब्रेक करना, तो यहाँ पे कर्सर ले जाकर क्लिक करेंगे। जब ब्लिंक करने लगेगा उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, तो वो लाइन वहां से ब्रेक हो जाएगा।
जहां भी हम लोग कर्सर रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे वो वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा कैप्स लॉक की, जिसका यूज हम लोग अल्फाबेट को कैपिटल और स्मॉल टाइप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग को लिखना है स्मॉल, हम लोग कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो सब लेटर आपका कैपिटल लेटर में होगा, और फिर कैप्स लॉक अगर प्रेस करते हैं तो हर चीज आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा। उसके बाद जो हम लोग का अगला की है वो है टैब की, जो कि स्पेस बार की तरह ही है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पेस बार जो है वो दो वर्ड्स और कैरेक्टर के बीच 0.1 इंच का स्पेस देता है, और जो टैब की है वो दो वर्ड्स के बीच 0.5 इंच का स्पेस देता है। उसके बाद जो अगला की है हम लोग का वो है डिलीट की, जो कि किसी भी कैरेक्टर को, वर्ड को राइट साइड से डिलीट करता है। जैसे हम लोगों ने ये वेदांता लिखा, इसमें अगर आपका मिस्टेक हो गया है तो आप कर्सर को वर्ड के आगे रखेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे, वो डिलीट होगा। अगला की है हम लोग का एस्केप की, जिसका यूज हम लोग किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप कोई वेब पेज ब्राउज कर रहे हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं, या फिर आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो उसको एस्केप करने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। एक यूज ये भी है कि अगर आप कंट्रोल के साथ एस्केप की का यूज करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, फिर इसको हटाने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला की है हम लोग का विंडो की, जिसका यूज हम लोग मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला की है होम की, जिसका यूज हम लोग किसी भी लाइन या पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप उस पैराग्राफ के या डॉक्यूमेंट में कहीं भी हैं और आप चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो उस केस में आपको कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करना होगा। और यदि आप उसी लाइन में हैं कहीं भी, और यदि आप उस लाइन में लास्ट पॉइंट पे हैं तो आप नॉर्मली होम की प्रेस करेंगे तो आप लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगला है हम लोग का एंड की, जिसका यूज हम लोग पैराग्राफ या लाइन के एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट के या अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो उस केस में अगर आप इन प्रेस करेंगे नॉर्मली तो आप उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के इन में पहुंचेंगे, पर अगर कंट्रोल के साथ इन दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगला किया आपका प्रिंट स्क्रीन। इसका हम लोग स्क्रीन पे जो भी विजुअल होता है उसका इमेज लेने के करते हैं। जैसे अगर अभी जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले है उसका हम कॉपी लेना होगा तो नॉर्मली हम लोग प्रिंट स्क्रीन की दबाएंगे और आप जाएंगे जहां भी आप उस स्क्रीन को पेस्ट करना चाहते हैं और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वो वहां पे प्रेस हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। इसके बाद अगला है हम लोग का पेज डाउन और पेज अप की। इसका यूज हम लोग पेज को ऊपर और नीचे सरकाने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप इसको ऊपर करना चाहते हैं बिना माउस के हेल्प से, तो आप पेज डाउन की यूज कर सकते हैं और पेज अप से पेज के ऊपर जाएंगे। अगला की है हम लोग का स्क्रॉल लॉक की, जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग को रोकने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एरो की का यूज हम लोग सेल को चेंज करने के लिए करते हैं। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप एरो की का यूज सेल चेंज करने के लिए
करते हैं। वहीं अगर हम स्क्रॉल लॉक की ऑन करते हैं और एरो की का यूज करते हैं तो आपका जो वर्कशीट है वो स्क्रॉल होने लगेगा। उसके बाद अगला की हम लोग का पॉज ब्रेक की, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर गेम्स को पॉज करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला की इंसर्ट की, जिसका यूज हम लोग नोटपैड या वर्डपैड में ओवरराइट करने के लिए करते हैं, या फिर इसका यूज हम लोग शिफ्ट की के साथ करेंगे तो उसको जो भी सिलेक्टेड वर्ड है उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्डपैड पे हैं और आपने कोई वर्ड लिखा जैसे वेदांता और स्टार्टिंग में आप आते हैं और इंसर्ट की को ऑन करते हैं और लिखना टाइप करेंगे तो उस पर वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला की है हम लोग का टिल्ड बटन, जो कि एस्केप की के जस्ट नीचे होता है, जिसका यूज हम लोग मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेटली लगभग में दर्शाने के लिए करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल। जैसे पहला आता है कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप, डैश, पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ब्रैकेट्स, एस्टेरिस्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एपिस्ट्रॉफी, एट द साइन और हैश। और ये सब सिंबल का यूज हम लोग जब इंसर्ट करना होता है तो हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। जैसे अगर हम लोग को एक्सक्लेमेशन पॉइंट को इंसर्ट करना होगा तो हम नॉर्मली प्रेस करते हैं तो वो 1 प्रेस होगा, लेकिन वही अगर हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लेमेशन जो पॉइंट है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को एडिट करना होगा इंसर्ट, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो एडिट इंसर्ट होगा। इसी तरह बाकी सभी सिंबल और मार्क हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन कीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला हम लोग का F1 की, जो कि लगभग हर प्रोग्राम में हेल्प की के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बटन दबाने पर एक हेल्प बॉक्स ओपन होता है। जैसे अगर हम लोग विंडोज पे F1 प्रेस करते हैं तो एक हेल्प बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद अगला है हम लोग का F2 की, जिसका यूज हम लोग रीनेम करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई फोल्डर है और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर F2 दबाएंगे तो उसके बाद आपको जो भी उसका नाम देना होगा बदलकर आप दे सकते हैं। उसके बाद है आपका F3 बटन। F3 का यूज हम लोग सर्च करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप विंडोज पे हैं तो आप F3 प्रेस करके आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और आप कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं कि वो उस वेब पेज में कहाँ पे है तो आप F3 प्रेस करेंगे और जो भी आपको वर्ड सर्च करना है वो आप वहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग सिंगल टाइप किए हैं और यहाँ पे जो वर्ड है वो हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद अगला है हम लोग का F4 की, इसका यूज हम लोग Alt के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा करंट ओपन फाइल है वो क्लोज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग वर्ड पे काम कर रहे हैं और Alt F4 प्रेस करेंगे तो वहां से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगला की हम लोग का F5, जिसका यूज हम लोग अपने वेब पेज को या फिर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। जैसे लोग हैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे और F5 प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश होगा। अगला की है हम लोग का F6 की, जिसका यूज हम लोग
URL पे जंप करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कोई वेब पेज ओपन किए हैं और हम लोग डायरेक्ट URL बार पे जंप करना चाहते हैं तो हम लोग F6 प्रेस करेंगे और जो भी अगला हम लोग साइट ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला की हम लोग का F7, जिसका यूज हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं MS वर्ड में और या फिर MS वर्ड में। उसके बाद अगला की है हम लोग का F8, जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्ड पे काम कर रहे हैं और हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग F8 प्रेस करेंगे तो वो वर्ड, फिर वो एक लाइन, फिर पैराग्राफ और फिर वो पूरे डॉक्यूमेंट को वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगला हम लोग का F9, इसका विंडोज पे नॉर्मली कोई यूज नहीं है, लेकिन हम लोग कंट्रोल के साथ अगर F9 का यूज करते हैं MS वर्ड में तो वो ब्रैकेट इंसर्ट करने का काम करेगा। जैसे हम लोग MS वर्ड पे काम कर रहे हैं फिर हम लोग कंट्रोल के साथ अगर F9 प्रेस करते हैं तो वो ब्रैकेट इंसर्ट करने का काम वो करेगा। अगला की है हम लोग का F10 की, जिसका यूज हम लोग मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला की है हम लोग का F11, जिसका यूज हम लोग न्यू चार्ट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं और एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग F11 प्रेस करेंगे तो एक चार्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका F12, जिसका यूज हम लोग सेव एज, कोई भी ऑलरेडी पहले से कोई बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको दोबारा हम लोग कुछ अल्टरेशन करके, सुधार करके, चेंजेस करके दोबारा सेव करना चाहते हैं तो हम लोग F12 का यूज करते हैं सेव एज करने। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माउस, जिसमें कि बेसिकली 3 बटन होता है। पहला बटन होता है आपका राइट बटन, सेकंड है आपका लेफ्ट बटन और थर्ड और लास्ट है आपका स्क्रॉल व्हील। तो आइए हर एक बटन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो लेफ्ट बटन होता है उसका यूज हम लोग किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए करते हैं और या फिर किसी भी इमेज और ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रैग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग को दिस पीसी ये ओपन करना होगा या कोई भी एप्लीकेशन तो उस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल आपका, वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। या फिर हम किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन को मूव करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक किए रहेंगे और जहां हम लोग उसको रखना चाहते हैं उसको हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं राइट बटन पे। तो राइट बटन का यूज हम लोग किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम इस फोल्डर का प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। उसके बाद अगला है हम लोग का लास्ट की स्क्रॉल बटन, जिसका यूज हम लोग पेज को अप और डाउन मूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी वर्ड पे काम कर रहे हैं MS वर्ड में तो पेज को अगर हम लोग नीचे देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल बटन को हम लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, ऊपर देखना तो ऊपर की ओर। या फिर हम लोग अगर ब्राउज कर रहे हैं नेट पे तो भी हम लोग इसका यूज स्क्रॉल करने के लिए, पेज को अप और डाउन करने के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हम लोग का है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन दोनों के टाइप्स भी होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो टाइप्स हैं वो पहला है आपका लाइन प्रिंटर,
ड्रम प्रिंटर, डैजी प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं वो है पहला आपका थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लास्ट है फ्लोटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये अल्फाबेट को पेपर पे प्रिंट करने के लिए एक स्याही भरी रिबन पे हीट करता है हैमर के थ्रू, जिससे कि वो अल्फाबेट जो है वो कागज पे प्रिंट हो जाता है। यह अपना जो काम है, वर्क है, वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करता है। जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरह ये प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर जो है एक बार में एक पूरी लाइन छाप सकता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग करने की जो लागत होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इन्हें आज भी बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हम लोग का ड्रम प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक सिलिंड्रिकल ड्रम्स होता है जिनमें कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं। इसमें तेजी से घूमने वाला एक ड्रम्स लगा होता है। इस बैंड में सभी अक्षर एक लाइन में होते हैं, इससे एक लाइन छपता है। उसके बाद अगला है हम लोग का डेसिबल प्रिंटर। यह एक ऐसा प्रिंटर है जो कैरेक्टर तथा सिंबल को ही प्रिंट करता है। यह प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाता, इसका कार्य टाइपराइटर की तरह ही होता है। उसके बाद अगला है हम लोग का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंट हेड का उपयोग करता है जो कि पेज पर आगे पीछे मूव करता है, जिससे कि प्रिंट होता है। अब हम लोग जानते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए किसी भी स्ट्राइकिंग डिवाइस का यूज नहीं करता इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह। तो चूंकि ये किसी भी हैमर का स्ट्राइकिंग डिवाइस का यूज नहीं करता है, तो ये अपना काम जो है काफी शांति से करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर आता है थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर है एक विशेष प्रकार के थर्मल पेपर का प्रयोग करता है जो केमिकल के परत से ढकी हुई होती है। जब केमिकल गर्म होता है तो वो उनके कलर को बदल देता है। इन प्रिंटर को आपने बिजनेस या दुकानों के पास देखा होगा। इनका यूज एटीएम वगैरह में भी होता है। यह प्रिंटर बहुत महंगे नहीं होते और इनका उपयोग करना बहुत आसान होता है। उसके बाद हम लोग का दूसरा प्रिंटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर एक प्लॉटर का प्रकार है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रक्रिया के साथ कागज पर पिक्चर ड्रॉ करता है, पिक्चर बनाता है। अगला है हम लोग का लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं, जिसे हम फोटोकॉपी की मशीन भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर में अक्षर साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेजर प्रिंटर मिरर पर एक लेजर बीम डायरेक्ट करके पेपर पर एक इमेज को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगला है हम लोग का इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक तरह का प्रिंटर है जिसमें इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इस प्रिंटर में प्रिंट के लिए प्रिंटर के अंदर इसमें इंक स्प्रे गन होता है जो कलर को कागज पर स्प्रे करती है। इसका प्रिंट इस इंकजेट टेक्नोलॉजी की मदद से इतना अच्छा होता है जो दूसरे प्रिंटर आपको नहीं दे पाते। अगला है हम लोग का प्लॉटर। प्लॉटर एक ऑटो डिवाइस होता है जो कि एक तरह का प्रिंटर ही है जिसका यूज हम लोग ग्राफ और डिजाइन को छापने के लिए करते हैं। प्लॉटर सामान्य रूप से बड़े आकार के ग्राफ और मैप जैसे चित्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है। आज इसका प्रयोग बड़े पोस्टर और बैनर बनाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिकली 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन जानेंगे जो कि 1946 टू 1958 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े होते थे और ये साथ ही ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का खपत भी करते थे। और
बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे। इसके बाद अगला है हम लोग का सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1958 टू 1964 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जो कि साइज में फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले छोटे होते थे और ये लेस हीट प्रोड्यूस करते थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद अगला है हम लोग का थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अराउंड 1965 टू 1974 के अराउंड स्टार्ट हुए थे, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया था और ये लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे और साथ ही काफी फास्ट और रिलायबल हो गए थे पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से। उसके बाद अगला है हम लोग का फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1975 टू 1989 के बीच स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से काफी ज्यादा थी और इसी जनरेशन में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो थे वो काफी वर्सटाइल हो चुके थे। उसके बाद अगला जनरेशन है हम लोग का फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1989 से लेकर अभी तक इस पे काम चल रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एबिलिटी डेवलप की जा रही है, ये उसी के अनुसार काम करेंगे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्वयं खुद सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। यह कंप्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने के योग्य बनाया जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है, जैसे इसके उदाहरण है विंडोज कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट इत्यादि। अभी तक के किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो, आप लोग को जो ईबुक प्रोवाइड किया गया है आप उससे देखकर समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।